अजीत पवार चाहते हैं वित्त मंत्रालय। एनसीपी और शिवसेना जब साथ में थे पहले भी, तब भी ये शिकायत थी कि अजीत पवार की तरफ से फंड नहीं आते क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास था। और यहां पर ये चल रहा है कि पावर बैलेंस कैसे होगा, शिंदे गुट में नाराजगी की बातें आने लगी। ये सरकार मजबूत हुई, कमजोर हुई, पहले तो ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको अजीत पवार को लेके बता देता हूँ, वित्त मंत्रालय को लेके। जब पहली बार महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो सरकार बनी थी 1999 में, उस समय भी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था, ऊर्जा था और जल मंत्रालय था। उसके बाद लगातार अजीत पवार वित्त मंत्रालय अपने पास रखते रहे। आप देखिए, जब उद्धव ठाकरे के साथ गया उसके बाद भी उनके पास वित्त मंत्रालय रहा था। तो वित्त मंत्रालय हमेशा से अजीत पवार के पास रहा है। महाराष्ट्र के अंदर वित्त मंत्रालय माना जाता है कि जिसके पास रहता है उसके पास पूरी पकड़ है, किस विधायक को देना है, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा देना है। और बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर वित्त मंत्रालय के द्वारा पार्टी अपना आधारभूत मजबूत करती रही है, अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करती रही है। जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो उन्होंने ये आरोप लगा के किया था कि अजीत पवार अपने विधायकों और अपने क्षेत्र में पैसा देते थे, शिवसेना को पैसा नहीं दे रहे थे। अभी छगन भुजबल ने भी वही बात बोली थी कि भाई हमारे क्षेत्र में हमको पैसा नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, जिसका खंडन एकनाथ शिंदे ने किया था। तो मुझे लग रहा है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय पे उन्होंने पहले बात कर ली होगी, वित्त मंत्रालय मुझे मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको कमिट किया होगा कि ठीक है आपको वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन यह बात एकनाथ शिंदे के नॉलेज में नहीं होगी कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को तो पहले से विरोध करते रहे इस बात का, उनका पूरा गुट विरोध करता रहा। अच्छा, दो चीजें थी समीर जी, एक तो ये भी कि वित्त मंत्रालय उनको ना दिया जाए, दूसरा एनसीपी के साथ सबसे पहले नहीं जाना। जब बगावत की थी तो पहले कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या ये भी एक उनके लिए परेशानी का सबब? मैंने यही सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है ये गठबंधन और कमजोर हो गया या सरकार मजबूत हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस में तोड़ करने की। जब 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया तो 30 जून को जब सरकार का गठन हुआ था, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। अभी एक साल के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने वहां सर्वे करवाया, क्योंकि वहां बीएमसी के इलेक्शन पेंडिंग है, अभी टीएमसी के पुणे म्युनिसिपल और 121 नगरीय निकाय के चुनाव भी पेंडिंग है जो सरकार को करवाना है, लंबे समय से पेंडिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी ये पता करवा रही थी कि हमें चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राउंड स्तर पर सर्वे आया कि एकनाथ शिंदे के आने के बाद से एक बड़ा वर्ग है पार्टी का निचले स्तर का जो नाराजगी महसूस कर रहा है, और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एसेट नहीं बन रहे जमीनी स्तर पे। तो नगरीय नगर चुनाव आप करवाओगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब एकनाथ शिंदे के ऊपर अब बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता, चाहे वह नगरीय निकाय चुनाव हो या आने वाले विधानसभा। अजीत पवार का आना एकनाथ शिंदे के लिए मैसेज है। अजीत पवार का आना एकनाथ शिंदे के लिए भी मैसेज है, और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करना है, क्योंकि चुनाव में तो जाना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा में चुनाव जाना है, उसके बाद नगरीय चुनाव पे फेस करना है, जो बेसिकली सेमीफाइनल माना जाएगा या मिनी चुनाव माने जाते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के। मेरा सवाल बरकरार है। पार्टी को इस बात का डर था कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ हम नगरीय निकायों में चुनाव में गए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट मिलके वहां जीत सकते हैं या कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।